हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री का जो आपकी हिस्ट्री है उसके सिलेबस का मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखिए आपके चैप्टर का नाम तो है ईंटें, मनके एवं अस्थियां, उससे ज्यादा रिलेटेड नहीं करना। आपको जो मुख्यतः पढ़ना है इसके अंदर पढ़ना आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आपका ये 1 नंबर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है। यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन बहुधा पूछे जाते हैं। यानी अगर आप मान के चलिए आगे के आपके 5 चैप्टर और आपका ये 1 चैप्टर, इन में मुख्यतः ज्यादातर जो क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस चैप्टर से, 40 क्वेश्चनों में से। तो आपको ये चैप्टर काफी अटेंटिवली बहुत ज्यादा सुनना होगा और उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो हम आगे चैप्टर को लेकर चलते हैं हड़प्पा सभ्यता को। कहता है हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और हड़प्पा सभ्यता के बारे में विश्व को कैसे पता चला। देखिए आपको पहले से तो एक तिथियों का कालक्रम आपको पता होना चाहिए। देखो जो हड़प्पा सभ्यता रही इसके अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो ये माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से आपका 1900 ईसा पूर्व, यानी ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। अब आप इस चीज को लेकर चल होंगे ये ईसा पूर्व क्या है। देखिए यहां आपको लग रहा है ये तो घट रहा है, यानी 2600 से 1900 पहुंच रहा है, तो वास्तव में स्थिति ये नहीं है बल्कि ये बढ़ रहा है। कैसे? हमें डेटों की एक रेखा, इसे कहते हैं टाइमलाइन, एक टाइमलाइन है, इससे आपको समझना पड़ेगा। देखिए जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको कहा जाता है 1 ईस्वी, यानी जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको 1 ईस्वी कहा जाता है। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो इसका मतलब 2 ईसा, इसके पीछे वाली डेट ईसा मसीह के जन्म से पहले की डेट को हम कहते हैं ईसा पूर्व। तो ये आपको 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, मैंने माना है यहाँ 100 ईसा पूर्व। फिर अगर हम ऐसे ही बढ़ते चले जाएं तो हम इधर आते चले जाएंगे तो यहां पड़ेगा हमारा 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में आ गए। और अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हमारा आएगा 2000 ईसा पूर्व। और अगर हम बढ़ते चले जाएं तो यहां देखेंगे हम 2500 ईसा पूर्व। यानी इसका मतलब क्या, हम डेटों से इधर की साइड आ रहे हैं। यानी जो 2600 वाली डेट है वो लगभग यहां से आपकी यहां तक है, तो ये वाली इधर की साइड से बढ़ती चली जा रही है। इसके कारण ये 2600 ईसा से 1900 ईसा पूर्व का समय है। अगर आप इधर से जाएंगे तो इधर आएगा 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, यानी इधर की डेटों को लगातार, इधर की डेटें जो होंगी वो ईसा मसीह के जन्म के पश्चात की डेटें होंगी और इधर की जो जितनी भी तारीखें होंगी वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीखें होंगी। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे, इसमें इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपको टाइम पीरियड बताया हड़प्पा सभ्यता का 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। यानी देखिए जो 2600 ईसा पूर्व है इससे लेकर हमने 1900 ईसा पूर्व को मानकर चलते हैं। देखिए आपको पता होगा सबसे पहले हमारे यहां यह माना जाता था कि जो वेदों की सभ्यता है जिसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों की रचना हुई, यही सबसे पुराना टाइम पीरियड है। यानी अगर हमें पता हो, अगर आप अपने घर में बुजुर्गों से भी पूछोगे जिन्होंने अध्ययन नहीं करा होगा हिस्ट्री का, उनका कहना होगा जो हमारा सबसे प्राचीन काल रहा वह था वेदों का काल, जिस समय ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हो रही है। परंतु जब इतिहासकार नए नए आए और उन्होंने भ्रमण किया, उन्होंने देखा तो इस प्रकार एक नई सभ्यता का पता चला जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज तो काफी बाद में हुई आकर, यहां इसकी खोज लगभग 19वीं शताब्दी में हुई है, लेकिन इसको देखा गया जब इनकी कार्बन रेडियो डेटिंग की गई। देखो जिससे यह पता चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है उसका एक मेथड होता है जिसे कहा जाता है C14, इसे कहते हैं कार्बन रेडियो डेटिंग, कार्बन रेडियो डेटिंग मेथड। यानी इसके द्वारा C14 के द्वारा हम यह पता लगा पाते हैं कि कोई वस्तु जो है वो कितनी पुरानी है। इस पर एक परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करने के बाद ये एक प्रकार का आपका केमिकल होता है। आपको ये भी याद रखना है ये एक प्रकार का केमिकल है और केमिकल को जब हम किसी वस्तु पर डालते हैं तो अपने इस प्रकार के रंजक छोड़ता है, रंगों को छोड़ता है, जिससे हमें यह पता लग जाता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। तो आपको यह चीज पता लग गया होगा कि हम कैसे पता लगाएंगे इतिहास में कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। तो उसका एक मेथड है जिसे कार्बन रेडियो डेटिंग मेथड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला अगर हो तो C14 इसे कहा जाता है। आपको बहुत ज्यादा बहुधा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि C14 क्या है, तो ये वह है जिससे हम अवशेषों की उम्र का पता लगाते हैं।
तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसी के आधार पर पता लगाया, यानी C14 से ही पता लगाया कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच विद्यमान थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता अभी तक मानी जा रही थी कि सबसे, मतलब अभी तक माना जा रहा था वेदों की सभ्यता सबसे पुरानी है, परंतु जब इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा तो भारत में एक अलग ही प्रचार उत्पन्न हो गया। ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, ये सबसे पहली भारत की शहरी सभ्यता थी, यानी कोई ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। देखिए आपकी जो वैदिक सभ्यता है, जो वेदों की सभ्यता है, वो ग्रामीण सभ्यता थी। उसमें आपको क्या मिलेंगे? गांव मिलेंगे, झोपड़पट्टी वाले घर मिलते थे। यानी आप अपने पुराने जीवन में जाइए, गांव की साइड को जाकर देखिए, वहां आपको घर अभी भी अगर गांव में जाओगे तो मैक्सिमम झोपड़पट्टियों के मिलते हैं, घास फूस के बने होंगे, इस प्रकार का होता था। लेकिन जो ये सभ्यता थी वेदों की सभ्यता से भी पुरानी है। ये वेदों की सभ्यता तो लगभग आपका माना जाता 1600 ईसा पूर्व के आसपास। ये 1600 ईसा पूर्व से भी लगभग आप मान के चलिए 1000 वर्ष पुरानी है। इसमें यहां पर झोपड़पट्टियां हैं यहां पर, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पक्की ईंटों के घर हैं, पक्की ईंटों के घर। इस कारण ये जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो गांव की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है ये एक शहरी सभ्यता है। यहां शहरों का विकास बहुत अच्छा हुआ था। तो आपको यही चीज का इसमें अध्ययन करना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो आई थिंक आपको जितना मैंने बताया वो चीज क्लियर हुआ होगा। देखिए आपको यह समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता किस समय से किस समय तक रहा। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। देखिए ये इसके सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज कैसे हुई? 1920 की बात थी। 1920 की बात थी, 1920 के आसपास की बात है। और इस समय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जो आज का वर्तमान का जो आपका पाकिस्तान है, इस समय पूरा पंजाब का विस्तार हुआ करता था। पंजाब का विस्तार हो रहा था तो उसी समय रेलवे लाइनों को बिछाया जा रहा था। और रेलवे लाइनें बिछाते समय एक अवशेष मिले। अवशेष कैसे? पक्की मिट्टी की ईंटें मिली। और जब पक्की मिट्टी की ईंटें मिली तो लोगों को लगा यार ये तो कोई खंडर होगा या इसके नीचे कोई धन संपत्ति गड़ी होगी। भाई होता है ना, अगर आप अपने आसपास देखो, आसपास देखने पर पता चले आपने 2-4 फुट मान के चलो, आजकल समर करवा रहे हैं, समर करवाते हुए पता चला जी अंदर से ईंटें निकलनी है। अब ईंटें निकलनी है, पता भैया वो भी पुराने जमाने की, तो ऐसा लगेगा अंदर कुछ तो है, यानी धन संपत्ति बहुत तगड़ी स्थिति में घुसी पड़ी अंदर। तो ऐसे में लोगों को लगा तो उन्होंने और ज्यादा तोड़ना स्टार्ट किया। इसके महत्व को समझ नहीं पाए और इसकी हजारों ईंटों को तोड़कर रेलवे की लाइनों में बिछा दिया। तो यहां से हड़प्पा सभ्यता का कोई इतना पता नहीं चल पाया, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता उस समय अपने दबी रह गई। उसी समय भारत का जो हड़प्पा सभ्यता पहला अगर कहा जाता, पहला अगर हम देखें, ये तो देखो 1920 मैंने बताया ये पूर्ण रूप से विकास के स्तर पर है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के पहले साक्ष्य मिलेंगे वो आपके 1853 में मिलते हैं। 1853 में हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेषों को मिलता है, यानी कुछ अवशेष मिले हैं उस समय। उसी समय जो था भारत का पहला पुरातात्विक सर्वेक्षण जर्नल, यानी देखिए इस समय जो पहला पुरातात्विक सर्वेक्षण जर्नल बनाया गया। देखिए 1853 में हड़प्पा से संबंधित कुछ स्थल मिले और उन स्थलों को देखने के बाद जो भारत में पहला पुरातात्विक सर्वेक्षण जर्नल था वो लॉर्ड कनिंघम था। लॉर्ड कनिंघम था भारत का पहला पुरातात्विक सर्वेक्षण जर्नल। इसने देखा, इसने हड़प्पा से मिलने वाली वस्तुओं को देखा और इसके महत्व को समझ नहीं पाया। ये जब आया, इसका भारत के इतिहास में बहुत रुचि थी, इसलिए इसे जो भारत है इसका पुरातात्विक जनक माना जाता है इसे। यानी भारत का अगर आपसे पूछा पुरातात्विक जनक कौन है, तो भारत का पुरातात्विक जनक जो है वो लॉर्ड कनिंघम है। इसे भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा रुचि थी, परंतु मैंने बताया जैसा भारत में सबसे प्राचीन वैदिक सभ्यता को माना जाता था, वैदिक सभ्यता जो थी वो गंगा नदी के घाटी के किनारे पर बसी हुई थी। तो इसने भी सोचा ये वैदिक सभ्यता से ही संबंधित कुछ साक्ष्य हैं। तो इसने हड़प्पा के जो पुरास्थल मिले उन्हें वैदिक सभ्यता के साथ जोड़कर देखना प्रारंभ कर दिया
और जब वैदिक सभ्यता के साथ इसने जोड़कर देखा तो यह हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पाया, और हड़प्पा के महत्व को ना समझने के कारण यह भ्रमवश उसे वैदिक सभ्यता से जोड़ने लग गया और इतिहास की वस्तुओं का सही से अध्ययन नहीं हो पाया। तो यह लॉर्ड कनिंघम के टाइम में ऐसा माना जाता है कि इसने भारत के सर्वेक्षण वस्तुओं को इतना महत्व नहीं दिया, बल्कि ये अपने समय से जोड़कर वस्तुओं को देखने लगा, इसलिए इतिहास इतना प्रचलित उस समय पर नहीं हो पाया। हमारे जो हड़प्पा सभ्यता की है खोज, वो उसी समय नहीं खोजी जा सकी, इसकी खोज बहुत बाद में हुई। देखिए 1853 में मैंने बताया भारत में सबसे पहले उसके फॉसिल्स मिलना स्टार्ट हो गए, यानी अवशेष उसके मिलना स्टार्ट हो गए थे। और 1923 आते आते, यानी जब तक 1923 आएगा, 1923 तक आते आते हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण रूप से पता चल जाता है। तो आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कितने समय के अंतर्गत खोजी गई, तो पहला उसका साक्ष्य मिलता है 1853 में और 1923 तक खोजी जाती है। 1853 से लेकर 1923 तक हड़प्पा सभ्यता पूर्ण जानकारी प्राप्त हमें हो जाती है। इतना आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी समझना होगा। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पहला अवशेष मिला था वो 1853 में मिला था। उस समय भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण जर्नल जो था वो लॉर्ड कनिंघम था। लॉर्ड कनिंघम को ही भारत का पुरातात्विक जनक कहा जाता है। अब पुरातात्विक क्या है, आपको ये समझने में थोड़ा हो रहा होगा कि भाई पुरातात्विक बता रहे हैं, ये होता क्या है। देखो पुरातात्विक है क्या, देखिए पुरातात्विक का मतलब होता प्राचीन वस्तुओं से। यानी जैसे आपने देखा, आपने हड़प्पा सभ्यता को खोजने गए और कुछ ना कुछ प्राचीन वस्तुएं मिलने लगे। जैसे अब मान के चलिए प्राचीन वस्तुओं में आप मान के चलिए कुछ भी मिल गया, जैसे किसी से संबंधित थाली मिल गई, कटोरी मिल गई, आपको कुछ भी मिल गया, उसका जो अध्ययन करेगा उसे पुरातात्विक कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं उसे। और इसका अध्ययन करने की जो विधि है उसे पुरातत्व कहा जाता है। आपने सुना प्राचीन वस्तुएं, जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं उन्हें पुरातत्व कहा जाता है। तो आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी। यानी जो पुरातत्वविद है ये भारत का पहले प्राचीन वस्तुओं का देखरेख करने वाला व्यक्ति था। ये इसको ही पहला सर्वेक्षण जर्नल बनाया गया, इसलिए इसे भारत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इतना आप नाम वाम लिख लीजिए इसका। आई थिंक आपने वीडियो रोक के आप लिख लेना बाकी। मैंने बताया आपको जो आपका लॉर्ड कनिंघम है ये हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया। ठीक, ये इतना अनभिज्ञ रह गया। और 1920 की बात थी, यानी 1920 की बात थी, भारत का जो सर्वेक्षण जर्नल बनाकर भेजा गया जॉन मार्शल को। जो जॉन मार्शल है ये भारत का सर्वेक्षण जर्नल बनकर आया 1920 में। 1920 में जब 1920 में भारत का सर्वेक्षण जर्नल बनकर आया तो इसने हड़प्पा का अवलोकन किया। हड़प्पा जो पूरा स्थान था उसका देखा और उसने देखने के पश्चात निर्णय किया कि इसकी हमें और ज्यादा खोज करवानी चाहिए। देखिए आपको पता है इसने क्या करा, इसने खुद खोज नहीं करी बल्कि भारतीयों को उसके लिए नियुक्त किया। ऐसा क्यों किया? अब मान के चलिए जैसे अभी आप सोचिए, अब आपका घर के आसपास का एरिया है, घर के आसपास का एरिया है, अब आप एक गांव, सुदूर गांव से आए भैया पता करने आपके इलाके में कैसी व्यवस्था है, तो वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर वही व्यक्ति गांव से जो आ रहा है आपके शहर वाले को, किसी व्यक्ति को पकड़े और उससे कहे तू बता भाई क्या है आसपास, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। तो ऐसा ही जॉन मार्शल ने किया। जॉन मार्शल 1920 में आया, तो 1920 में आकर इसने हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था दयाराम साहनी। 1920 में आकर इसने हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए एक भारतीय दयाराम साहनी को नियुक्त किया, यानी इसे अध्यक्ष बनाया कि आप हमारे नियंत्रण में देखभाल करो कि भैया यहाँ क्या क्या मिलेगा। तो इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। हड़प्पा सभ्यता के इन्होंने पुरा स्थलों को ढूंढा, यहाँ ये वस्तुएं मिली। इन सबको बताने के बाद इसने 1921 में कहा कि ये आपकी हड़प्पा सभ्यता है। 1921 में कहता जो हड़प्पा सभ्यता ये कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी? जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है ये आपकी रावी नदी के किनारे थी। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो आपकी हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर बसी हुई है। ये प्राप्त हो गया। फिर इसने एक व्यक्ति को और को नियुक्त किया जिसका नाम था रखाल दास बनर्जी। इसके द्वारा रखाल दास बनर्जी को नियुक्त किया गया और रखाल दास बनर्जी ने 1922 में
मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज कर दी 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। आपसे ये दोनों स्थल जरूर पूछे जाएंगे आपके पेपर में, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोज करने के लिए किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो जॉन मार्शल के द्वारा 1920 में नियुक्त किया गया था। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी रावी नदी के किनारे बसी हुई है। आपको देखो याद रखना है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की आपसे पूछा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 में हुई। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? तो रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई है। आपसे पूछा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 1920 में जॉन मार्शल भारत में आएगा, और जॉन मार्शल जब भारत में आया तो इसने हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए दयाराम साहनी को नियुक्त किया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी। 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कर दी गई, तथा ये जो मोहनजोदड़ो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लो, या बाकी आप वीडियो रोक कर भी कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। देखो आपसे पेपर में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता के दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल वो आपके दो ही हैं, एक हड़प्पा है आपका, और दूसरा मोहनजोदड़ो है। आपसे पूछेगा पेपर में कि हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे? तो एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। आपको इन दोनों के बारे में पता चल चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने करी है और इसकी खोज किसने करी है। आपको बस इतने ही पॉइंटों को इनके साथ याद रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अच्छा चलो अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नाम, हड़प्पा सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता, एक तो हड़प्पा सभ्यता ही इसे कहा गया, इसको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कहा गया। कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, इसमें हड़प्पा नाम का स्थल ढूंढा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है भैया, ऐसा माना गया। दूसरा क्या है, ये सिंधु नदी के किनारे पर मुख्य रूप से पाई गई, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है इसके ज्यादातर जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे पर मिलते हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। यानी इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ज्यादातर जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे पर हैं। ज्यादातर स्थलों का सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसका तीसरा नाम और है। देखिए तीसरा नाम क्या है, इस सभ्यता के दौरान सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया वो आपका कांसा प्रयोग किया गया। कांसा क्या होता है? कांसा आपका होता है तांबे और टीन को मिलाकर एक नई वस्तु बन जाती है, जैसे कांसा कहा जाता है। अब इसका प्रयोग सबसे ज्यादा यहां मिलता है, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया वो कांसे का किया गया, और कांसे के अधिक प्रयोग किए जाने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी इसे हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसे का प्रयोग किया गया, जिस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अन्य नाम क्या क्या है? पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता, या इसे ताम्र युग भी कहा जाता है, लेकिन इतना प्रयोग होता नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सोने को जानते थे, यानी गोल्ड के बारे में इन्हें जानकारी थी, तांबे के बारे में जानकारी थी, इन्हें टीन के बारे में जानकारी थी, इन्हें हीरो के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, मणि कहते थे उस समय, ये मणियों के बारे में ज्यादा जानकारी थी। लेकिन ये लोहे से अनभिज्ञ थे, इन्हें लोहे के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
यानी इस काल में लोहे का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं मिला है। इसलिए आपसे पेपर में ऑप्शन में देगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी धातुओं को जानते थे, तो आपको टीन को बताना है, लोहे को सॉरी टीन को बताना, सोने को बताना, तांबे को बताना, चांदी को बताना है। चांदी के बारे में भी जानते थे, परंतु ये किसके बारे में नहीं जानते, तो आपको लोहे के बारे में नहीं जानते थे। आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर होगा लोहे का, और जो लोहे का ऑप्शन होगा वही आपका एलिमिनेशन करने के लिए होगा कि लोहे का प्रयोग वो नहीं करते थे। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गए होंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए। मिटा देता हूं मैं। देखिए, जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता 2600-1900 के बीच है, उसी समय मिस्र जो है आपकी, मिस्र में एक सभ्यता चल रही थी जिसे मिस्र की सभ्यता, या इसी के पास थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों चल रही थी। यानी जो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। आप सोच रहे हो समकालीन का अर्थ क्या होता है? समकालीन का अर्थ होता आपके समय के अनुसार। आपके समय के अनुसार क्या? जैसे दो व्यक्ति एक साथ होते हैं तो वो समकालीन होते हैं। जैसे मैं और आप एक दूसरे के समकालीन हैं, यानी आप भी हो अभी और मैं भी हूं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, देखते हैं एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? हम समकालीन हैं। आपके पिताजी और मैं, हम भी समकालीन हैं, क्योंकि आपके पिताजी भी हैं और मैं भी हूं, इसका मतलब हम भी आपके पिता और मैं भी समकालीन हूं। अगर मैं देखो, अगर आपके दादा जीवित हैं, आपके दादा जीवित हैं, अगर वे जीवित हैं तो इसका मतलब क्या? वो और मैं, हम दोनों भी समकालीन हैं, क्योंकि वो भी अभी हैं और मैं भी अभी हूं। लेकिन आपके परदादा को देखूं मैं, जो अब बिल्कुल नहीं होंगे। परदादा का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे उम्र मानी नहीं जाती। तो जो आपके परदादा होंगे वो पहले जा चुके होंगे और मैं अब हूं, यानी वो मेरे साथ नहीं है। अगर वो मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम दोनों अब समकालीन नहीं है। इस समय पर मैं तो हूं लेकिन वो नहीं है, और जिस समय वो होंगे मैं नहीं होऊंगा, तो इसका मतलब क्या? हम दोनों समकालीन नहीं हुए। लेकिन आपके दादा हो सकते हैं, आपके पिताजी और हम समकालीन होंगे, मैं और आप समकालीन है। जो हमारे बच्चे आएंगे उनके भी हम समकालीन होंगे, लेकिन बच्चों के बच्चे आएंगे क्या पता, जब तक हम टपक जाएं। जब उस समय तक टपक जाएंगे तो इसका मतलब होगा उन बच्चों के बच्चों और हम समकालीन नहीं हो पाएंगे। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे समकालीन का अर्थ क्या है। तो जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, उसी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता को माना जाता है। जो चीन की सभ्यता थी वो भी हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। आपसे पेपर में 1 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता क्या कौन कौन सी थी। तो आपकी मिस्र की सभ्यता, आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपकी चीन की सभ्यता, तो ये सारी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। इन सब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए पढ़ने लायक है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये काफी फेमस रही। इसको ऐसा माना जाता है जो मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी के कारण उस पर मुहाने पर बसी हुई थी। आप देखोगे दक्षिण अफ्रीका में जब उत्तर की साइड जाओगे आप तो नील नदी एक पड़ती है, ये नील नदी के किनारे पर बसी हुई थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ जो है वो ज्यादातर पिरामिड पाए जाते हैं, इस तरह के पिरामिड पाए जाते हैं। इन पिरामिडों के प्राप्त होने के कारण इसे पिरामिड सभ्यता भी कहा जाता है, यानी ये एक प्रकार की पिरामिड सभ्यता भी थी। यानी यहाँ पिरामिड ज्यादातर पाए जाते हैं तो इसे पिरामिड सभ्यता के भी नाम से जानने लगे। ठीक है भैया, ये नील नदी के किनारे पर बसी थी, इसे इसलिए नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, यानी इसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, नील नदी के किनारे पर बसे होने के कारण। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, प्राचीन काल में आपने 9th और 10th में एक स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें वहां का जो मिस्र का राजकुमार होता था उसके साथ महंगी महंगी वस्तुओं को उसके मरने पर साथ दफना दिया जाता था। यानी प्राचीन जो मिस्र की सभ्यता थी या मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ राजशाही व्यक्तियों को उनकी धन संपत्ति के साथ दफनाया जाता था ताकि वो आगे चलकर उसका प्रयोग कर सके। यानी जब ऊपर पहुंच जाएंगे या पुनर्जन्म लेंगे, दोबारा जन्म लेंगे, तो उन वस्तुओं को पुनः प्रयोग कर पाएंगे। इस प्रकार की वहां पर मान्यता मानी जाती थी। ठीक है, ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता में हुआ।
हड़प्पा सभ्यता में भी जो लोग थे वो शवों को दफनाते थे, जलाते नहीं थे, वो शवों को दफनाते थे, और शवों को दफनाने के साथ साथ उनके साथ की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को दफना देते थे उनके साथ में। लेकिन देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ ये उससे संबंधित रत्न, आभूषण, जेवर, ये सब दफनाते थे, यानी महंगी महंगी विलासितापूर्ण वस्तुओं को दफनाते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग विलासितापूर्ण वस्तुओं को उनके साथ नहीं दफनाते थे। तो ये चीज आपको अंतर याद रखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता नील नदी की सभ्यता भी कही जाती है, इसे पिरामिड सभ्यता भी कहा जाता है। यहां शवों को उनके वस्तु के साथ, विलासितापूर्ण वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, परंतु हड़प्पा सभ्यता में वस्तु शवों को दफनाया तो जाता था, लेकिन उनके साथ विलासितापूर्ण वस्तुओं को नहीं दफनाया जाता था। यह चीज आपको क्लियर करनी है, इसको आप लिख लीजिए। ये चीज आप समझ गए होंगे। अभी तक आपको जितना मैंने पढ़ाया आप इसे कॉपी पर नोट डाउन साथ में जरूर करते रहिए, क्योंकि अगर कॉपी पर नोट डाउन करते रहोगे तो उसको समझने का मजा ही दूसरा हो जाता है, परंतु आप अगर उसे छोड़ते रहोगे तो आपको फिर कुछ समय बाद चीजें भूलनी स्टार्ट हो जाओगे आप। तो ज्यादा बेटर है कि आप साथ में लिखते रहना, ठीक है। ठीक, अब अच्छा, हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता को मैंने एक नाम दिया शहरी सभ्यता। जो यहाँ की सभ्यता थी, वहां मैंने बताई ये भारत की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता को का नाम दिए जाने का क्या कारण है, इसको क्यों कहा जाता है ये शहरी सभ्यता है? तो इसके शहरी सभ्यता का जो कारण है वो दो कारण है। एक तो इसके घरों का बनना ग्रिड पद्धति पर, ग्रिड पद्धति क्या होती है मैं अभी बताता हूं आपको। दूसरा इसका जल निकासी, जो इसकी जल निकासी थी वो बहुत अच्छी थी। इन दो कारणों से इसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। ये है क्या, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए ग्रिड पद्धति क्या थी। ग्रिड पद्धति में आप मान के चलिए कुछ घर ऐसे होते थे, मैंने माना ये घर, ये इस प्रकार से घर बने हुए हैं, ठीक। ये बगल में सड़क जाएगी और एक सड़क दो तरफ से होगी, इधर भी घर बने होंगे, ठीक। ये घर बने हुए हैं यहां पर। अब घर बने होने के कारण क्या होगा कि अगर ये आगे भी सड़क जा रही है, आगे भी इसी प्रकार से घर बने होंगे, और यहां से एक सड़क फिर आएगी यूं काटते हुए, यूं करके एक सड़क यूं आ गई, एक सड़क फिर नीचे से मैंने यूं करके दे दी। यानी यहां जो है, ये आप देखिए यहां कौन सा एंगल बन रहा है, यहां सब में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी जो सड़कें हैं यहां एक दूसरे को अपने पर 90 डिग्री पर काटती थी, जिस कारण इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के घर होते थे वो ग्रिड पद्धति के बने होते थे, जो एक दूसरे को सड़कें जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के शहरी सभ्यता कहे जाने के क्या कारण है, तो उसकी घरों का ग्रिड पद्धति पर बना जाना और दूसरा जल निकासी, इन दोनों के कारण से शहरी सभ्यता कहा जाता है। ग्रिड पद्धति क्या है? जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, घर एक रेखीय लाइन में है, ये देखिए एक घर एक लाइन में बने हुए हैं पूरे, इस चीज के कारण इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ग्रिड पद्धति क्या है, ठीक है। अब जल निकासी के लिए आप देखिए, अभी मैं बताता हूं घरों के बारे में और विस्तार से सुनेंगे, अभी तो बस हमने ग्रिड पद्धति को समझा है कि ग्रिड पद्धति क्या है। देखिए फिर हमारी जल निकासी, जो जल निकासी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसमें क्या होता था, घरों जैसे ये घर है, इनके घरों के किनारे से एक सड़क निकाल दी, ये सड़क है, और सड़क के बगल में ये छोटी सा नाली निकाल दी। ये नाली जो है इन घरों का पानी सीधा इस नाली में जाता था, और ये स्वच्छता के मामले में आज के भी लोगों से काफी आगे थे। और ये जो नाली थी, ये अब हमारे यहाँ तो फिर भी नाली खुली मिलती है, इनके यहाँ जो ये नाली हुआ करती थी वो एक दूसरे से पूर्ण रूप से ढका हुआ करती थी, यानी इन्हें पत्थरों से एकदम पाट रखा था, यानी जो पत्थर हैं वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से पाटे हुए थे, जिस कारण से इनका बहुत ज्यादा महत्व बन गया। और ये जो एक दूसरे से पाटने की व्यवस्था के कारण ही बहुत ज्यादा प्रचलित थी। और ये जब ये जो था यहां से नाली गया, यहां पर आते थे, ये एक बहुत बड़ा नाला मिलता था, इस नाले में पूरा नाली का पानी जा रहा है, ये नाली का पानी एक समूचे शहर के बाहर पहुंच जाता था पूरा। तो जिस कारण यहाँ स्वच्छता बहुत अच्छी रहती थी, जिस कारण ये सभ्यता शहरी सभ्यता के मामले में जानी जाती है। यानी आज भी देखिए कि आपके यहाँ नालियों पर हर जगह पत्थर रखे हुए मिलेंगे, पूरी ढकी हुई होगी क्या नाली? लेकिन नहीं, लेकिन उस समय के लोग स्वच्छता का इतना ख्याल रखते थे कि नालियों को पूर्ण रूप से ढक कर रखते थे, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता में को इसको शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि इसे शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है। एक तो इसकी ग्रिड पद्धति और दूसरा एक जल निकासी तंत्र इसका, ठीक। ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी।
देखिए इसका घर व्यवस्था के बारे में हम दोबारा समझते हैं। इसका जो घर बनाने का तरीका था वो कैसा था। देखिए घर बनाने के तरीके की अगर हम बात करें तो घर इस प्रकार के थे। ये मान के चलिए मैं आपको एक घर बनाता हूं, ये घर है, घर के बगल से बिल्कुल ये रोड जा रहा है, ये रोड है घर के बिल्कुल बगल से। अच्छा आपने घर देखे होंगे, आजकल घर इस प्रकार के होते हैं, अगर कोई व्यक्ति रोड पर से जा रहा है ना तो घर के अंदर की जो सबसे लास्ट वाली दीवार होगी वो भी नजर आ जाती है। इसका अर्थ क्या है, आपके घर का पूर्ण अवलोकन हो जाता है घर के मुख्य द्वार से। यानी अगर कोई हमारे घर के मुख्य द्वार से देखे तो घर के अंदर तक का नजर आ जाएगा। इस प्रकार के आजकल घर बनते हैं, है ना। लेकिन वहां के लोग इतने समझदार थे, वो इतना प्राइवेसी का ख्याल रखते थे कि वो मुख्य द्वार को ऐसे बनाते थे कि उनके सड़क पर आने से घर के अंदर तक का दिखाई ना दे। जैसा आप मान के चलिए घर कैसा होगा, यहां से ये इन्होंने मुख्य द्वार मैंने बना दिया, यानी ये जो है ये आपका मुख्य द्वार है। अब मुख्य द्वार से क्या करा इन्होंने, यहां पर एक दीवार बना दी, दीवार बनाने के साथ यहां से एक रास्ता निकाल दिया, यानी कोई व्यक्ति घुसेगा तो इस प्रकार से यहां पर आए हम, यहां से घुसे, यानी हमने एंट्री जो मारी घर में। यानी अगर हम रोड पे चल रहे हैं, रोड पे जब कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो क्या करेगा, इधर देखेगा तो इसे सामने सिर्फ दीवार नजर आएगी, ये वाली ये दीवार नजर आएगी, इसे और कुछ नजर ही नहीं आएगा। यानी घर के अंदर का मामला इसे दिखाई नहीं देगा। फिर जब व्यक्ति कोई अंदर से घुसेगा फिर यहां से ये जाएगा। यानी प्राइवेसी का कितना ख्याल है। आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति सड़क से देखेगा तो इसे केवल क्या दिखाई देगी, दीवार। जब यहां से घुसेगा जब जाकर कुछ नजर आएगा। तो आप ये मान के चलिए इतने लोग समझदार थे। और वो क्या करते थे, घर के बीच आंगन में एक चौकोर हॉल होता था जिसे हम आंगन कहते हैं, यहां पर ये आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे टाइप के बने रहते थे। यानी आंगन के चारों ओर कमरे होंगे, ये कमरे बन गए, आंगन के चारों ओर कमरे बने रहते थे। यहां पर छतों पर जाने के लिए कभी कभी सीढ़ियां भी मिलती थी, यानी छतों के ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियां भी हैं और सीढ़ियां भी मिट्टी के ईंटों की बनी होती थी। और छत का जो ऊपरी हिस्सा था, यानी जो ये छतें हैं वो किससे पाट रखी, जो पूरी छत होती थी इसको पाटने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे, लकड़ी से इन पूरी छतों को पाट दिया करते थे। तो आप समझ गए होंगे कि इसका घर पद्धति कैसी है कि घर का जो मुख्य द्वार होता था उससे अंदर तक का नजर नहीं आता, प्राइवेसी का बहुत ख्याल रख रखा वो और जो घर में जो आंगन होता था उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब देखिए यहां बाथरूम और शौचालय की बड़ा महत्व है। आज जो हम आज जैसे इंग्लिश कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश टॉयलेट, जो आपका आज इंग्लिश टॉयलेट है, मामला समझ रहे हो ना कि कैसे बैठना है वहां, उस प्रकार का वहां पर शौचालय बनाते थे। वो शौचालय कैसा है कि आप मान के चलिए कि जैसे ये स्थान है, यहां से उसे घुसना है, एंट्री माननी है, तो उन्होंने क्या करा, यहां पर इस पर पूरा बैठने का मामला है, यहां पर कुछ इस टाइप का है, उसे बैठना है और मामला नीचे होता रहेगा। यानी इस पर वो व्यक्ति आराम से बैठ जाएगा, आराम से, और बाकी सब कुछ होता रहेगा। तो इस प्रकार का, यानी जिस प्रकार हम आज इंग्लिश टॉयलेट में जिस प्रकार हम अपना हगटन करते हैं उसी प्रकार का था उस वहां पर। समझ रहे होंगे आप इस चीज को। यानी इस प्रकार का वहां था, शौचालय की व्यवस्था ऐसी है। आप सोचिए जो आज हिंदुस्तान में जो चल रहा है उससे कई गुना समझदार लोग थे। आपको पता है, देखिए जो इंग्लिश टॉयलेट होते हैं वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इस वजह से वहां के लोग इतने समझदार थे, उन्होंने कंफर्टेबल को बहुत महत्व दिया, जिसके कारण वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। देखिए ये किस शौचालय की बात हो गई। जो वहां के बाथरूम थे, अब आपने देखा होगा आजकल के जो मुख्य बाथरूम होते हैं, लोगों के बाथरूम कहां दिखेंगे आपको, ज्यादातर छज्जों पर, और छज्जों पर इतने प्राइवेसी क्या रहती है। अब सपोज मान के चलिए, कहना नहीं चाहिए कि कोई महिला नहाकर आई बाथरूम में से, अब अगर बाथरूम में से नहाकर आएगी तो सामने अगल बगल में कोई होगा तो क्या उसकी नजर उस पर नहीं पड़ेगी, निकलते समय पड़ेगी। तो उस समय के लोग इतने समझदार थे कि वो अपना जो घुसल खाना कहा जाता था, उस घुसल खाने का जो बाथरूम था, बाथरूम का फेस कभी भी बाहर की तरफ नहीं होता था। आप मान के चलिए जैसे ये घर है, घर में अगर ये छज्जा है, ये वाली स्थिति, तो उसमें अगर बाथरूम उन्होंने बनाया तो बाथरूम जो इस प्रकार का होता था, और बाथरूम का जो मुख्य द्वार होगा वो इधर की साइड खुलेगा, इधर की साइड, ना कि इधर की साइड। हमारे यहाँ ज्यादातर हम इधर की साइड खोलते हैं, सॉरी इधर की साइड खोलते हैं। जब इधर की साइड कोई नहाकर निकलेगा तो इसका मतलब क्या, इधर की पूरा रोटेशन देख सकता है उसे, तो यहाँ के लोग देख सकते हैं आराम से। लेकिन उस चीज का हड़प्पा वासियों ने बहुत ख्याल रखा और उन्होंने क्या करा, ये वाला दरवाजा न रखकर उन्होंने मुख्य जो दरवाजा रखा वो इधर से रखा। यानी यहां प्राइवेसी का कितना ख्याल है, आप इस चीज को देखिए। यहां
कितना ज्यादा समझदार लोग हैं, इसके कारण ही इसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा शहरी सभ्यता। जब ये हो गया, और जो घुसल खाने होते थे, उनके घुसल खानों का जो फर्श होता था वो कच्ची मिट्टी का नहीं होता था, बल्कि ईंटें जो होती थी, पकी हुई ईंटें, उनको बिछाया जाता था। इससे वो घुसल खाना बनाया जाता था। और घुसल खाने से एक पानी जाने का एक मार्ग होता था जो सीधा नाली में गिरता था, और नाली उसे बहाकर नाले में ले जाती थी। इस प्रकार की यहाँ की घरों के बनाने की व्यवस्था थी। आप इस चीज को बहुत ज्यादा समझ गए होंगे कि यहाँ के लोग क्यों शहरी सभ्यता कहला रही है। तो आज आप इसको इतना ही कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।